देखिए इस वीडियो में मैं आपके सीटेट के जो मैथ पेडागोजी के जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन क्या रिवीजन आपको करा रहा हूँ। तो देखिएगा इसमें क्वेश्चन है कि गणित की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है। तो देखिए गणित की प्रकृति क्या होती है, पहले हम गणित की प्रकृति जानते हैं। तो गणित की प्रकृति में गणित के आगमन, गणित निगमन एवं सामान्यकरण करने की आदत का विकास होता है। ठीक है, गणित की प्रकृति में गणित आगमन, गणित निगमन और सामान्यकरण करने की आदत का विकास होता है। नंबर 2, गणित की प्रकृति में एक वर्ग से दूसरे वर्ग को व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक ज्ञान से जोड़ती है। गणित की प्रकृति एक वर्ग से दूसरे वर्ग को व्यावहारिक और वैज्ञानिक ज्ञान से जोड़ती है। नंबर 3, गणित की प्रकृति में गणित के परिणाम, प्रमेय और सिद्धांत गणित विज्ञान को सच्चाई की नींव और निश्चितता दोनों प्रदान करती है। नंबर 4, गणित की प्रकृति में समर्पण और अज्ञानात्मक की अपनी प्रकृति के कारण तर्क के आधार पर निष्कर्ष प्रदान करने की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो ये गणित की प्रकृति है। तो अब देखिएगा क्वेश्चन में था कि गणित की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन दिया है गणित में केवल परिकलन निहित होता है, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बी, गणित आगमन, निगमन, सामान्यकरण करने की आदत का विकास करता है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि गणित की प्रकृति में गणित आगमन, निगमन एवं सामान्यकरण करने की आदत का विकास करता है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की एक दी गई समय अवधि में एकत्रित किए गए बच्चों के कार्य के नमूने और वर्कशीट का सुव्यवस्थित संग्रहण कहलाता है। तो देखिएगा नमूने और वर्कशीट को सुव्यवस्थित संग्रहण करने का जो कहलाता है वो आपका पोर्टफोलियो कहलाता है। ठीक है, इसका आंसर पोर्टफोलियो हो जाएगा। अब देखिए पोर्टफोलियो होता क्या है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो एक प्रकार का रिपोर्ट कार्ड या फाइल होता है जिसमें विद्यार्थियों की शैक्षिक और गैर शैक्षिक सभी प्रकार की जानकारी को व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है। अब पोर्टफोलियो का उद्देश्य शैक्षिक और गैर शैक्षिक कार्य की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना और शैक्षिक उपलब्धि को प्रदर्शित करना होता है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन था कि एक दी गई समय अवधि में एकत्रित किए गए बच्चों के कार्य के नमूने और वर्कशीट का सुव्यवस्थित संग्रहण कहलाता है, तो वो पोर्टफोलियो कहलाता है। तो आपका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली गणित का मूल उद्देश्य है। तो देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली गणित के मूल उद्देश्य कौन कौन से वो बताया था मैं आपको। सबसे पहला है कि समस्या समाधान के लिए गणितीय तर्क का विकास और गणितीय विवेचना करना होता है, स्कूली गणित का मूल उद्देश्य। नंबर 2, स्कूली गणित का उद्देश्य बच्चे की बुनियादी क्षमताओं का विकास करना होता है, स्कूली गणित का मूल उद्देश्य। नंबर 3, स्कूली गणित का उद्देश्य होता है विद्यार्थियों में संख्यात्मक संख्या संचालन, मापन, दशमलव और प्रतिशत का विकास करना होता है। ये आपके स्कूली गणित का मूल उद्देश्य होते हैं। अब देखिए ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कि संख्या पद्धति शिक्षण स्कूली गणित का मूल उद्देश्य नहीं होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 2, मात्राओं के मापन का शिक्षण, मात्राएं क्योंकि गणित में नहीं होती हैं। ठीक है, मात्राएं तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। वैसे मात्रा यानी कि मेजरमेंट मापना होता है, ठीक है, मगर वो इसमें अभी नहीं आता है। ठीक है। सी है कि समस्या समाधान के लिए गणितीय तर्क विवेचन तर्क का विकास करना, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली गणित का मूल उद्देश्य समस्या समाधान के लिए गणितीय विवेचना और तर्कण का विकास करना होता है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुशंसा करती है कि गणित एवं परिकलन चिंतन पर विद्यालयों में अधिक बल दिया जाएगा से प्रारंभ करके। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020-2021 सदी की पहली ऐसी शिक्षा नीति है जिसका उद्देश्य देश की बढ़ती हुई विकासात्मक अनिवार्यता को संबोधित करना है। ठीक है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में गणित एवं परिकल्पना चिंतन और बुनियादी शिक्षाओं में अधिक बल दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2020 में जो है वो आपके गणित और परिकलन चिंतन
और बुनियादी शिक्षाओं में विद्यालय में अधिक बल दिया गया है। क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुशंसा करती है कि गणित एवं परिकलन चिंतन पर विद्यालयों में अधिक बल दिया जाएगा बुनियादी स्तर पर। तो इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कि बुनियादी स्तर पर जो अधिक बल दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में दशमलव के परिचय हेतु अध्यापक एवं अधिगमकर्ता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री सबसे आसानी से उपलब्ध होती है। तो देखिए कि शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होती है। शिक्षण अधिगम सामग्री होती है कि जो शिक्षा को सरल, सुगम, आकर्षक, हृदयग्राही तथा बोधगामी बनाती है, वो आपकी शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा कि जो सबसे आसानी से उपलब्ध हो जाती है, तो देखिए श्यामपट्ट और चौक तो आसानी से मिल जाती है, मगर श्यामपट्ट आसानी से नहीं मिल पाता है। ठीक है, कभी कभी सेंटीमीटर और मिलीमीटर अंकित करने के लिए पैमाना या रूलर, ये आपको यानी कि पैमाना और रूलर ये सबसे सस्ती अधिगम सामग्री है और ये आपको आसानी से मिल जाती है, क्योंकि पैमांट्री यानी कि जो पैमाना रूलर होता है वो 5 से 10 रुपये तक का आपको आसानी से मिल जाता है। तो यही आपका ऑप्शन सही है। और देखिएगा सी देखिएगा कंप्यूटर आधारित अधिगम के उपकरण, कंप्यूटर क्योंकि काफ़ी महंगा होता है, ये आसानी से नहीं उपलब्ध हो पाता है। भिन्न का चार्ट भी मार्केट जाकर खरीदेंगे तो वो भी आपका 20 से 50 रुपये तक के बीच में मिलता है। ठीक है, तो ये भी आपकी काफ़ी महंगी है। तो क्वेश्चन में कहा गया था कि कक्षा में दशमलव के परिचय हेतु अध्यापक एवं अधिगमकर्ताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री सबसे आसानी से उपलब्ध होती है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, सेंटीमीटर और मिलीमीटर अंकित करने के लिए पैमाना या रूलर आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानक संदर्भित परीक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, देखिए मानक संदर्भित परीक्षण से हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 इसमें देखिएगा कि मानक संदर्भित परीक्षण से विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नता की पहचान करने में सहायक होता है, ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, नंबर 2 कि मानक संदर्भित परीक्षण से में नौकरी के लिए साक्षात्कार मानक संदर्भित परीक्षण का उदाहरण है, ये भी आपका मानक संदर्भित परीक्षण में आता है। डी देखिएगा कि मानक संदर्भित परीक्षण दूसरों के सापेक्ष एक विशेषता किस हद तक मौजूद है, ये मानक संदर्भित परीक्षण के बारे में ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, मगर क्वेश्चन में कहा गया था कि मानक संदर्भित परीक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो मानक संदर्भित परीक्षण से किसी भी नैदानिक परीक्षण का उपयोग नहीं किया जा सकता है, यानी कि मानव संदर्भित परीक्षण का उपयोग नैदानिक परीक्षण में नहीं किया जा सकता है। यही आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्कूली गणित को होना चाहिए। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्कूली गणित को गतिविधि अभिमुख होना चाहिए, आपका आंसर बी हो जाएगा। मगर फिर देखिएगा कि प्राथमिक स्कूली गणित, तो प्राथमिक स्कूली गणित की में गणित सीखने की, ठीक है, गणित सीखने की शुरुआत में छात्रों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये बुनियादी मूलभूत अवधारणाओं से बच्चों की बुनियादी क्षमताओं का विकास होता है। ठीक है, और यही जो स्कूली गणित का मुख्य लक्ष्य होता है। तो क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्कूली गणित को गतिविधि अभिमुख होना चाहिए, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 5th के बच्चे को जब 23 + 17 जोड़ने के लिए कहा जाता है तो वह तुरंत 40 उत्तर बताता है। वह पहले 17 + 3 20 जोड़ता है, जोड़ती है तथा बचे हुए 20 को जोड़कर 40 उत्तर बताता है, बताती है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक का उपयोग बच्चे या बच्ची द्वारा किया गया है। तो अगर देखिए बच्चे को 23 + 17 जोड़ने में तुरंत वह 40 उत्तर बता देता है और जोड़ने की प्रक्रिया में पहले उसने 17 + 3 यानी 20 जोड़ दिया। ठीक है, यानी कि 17 + 3 ये 3 और 17 जोड़ दिया 20 हो गया और इसका बचा 20 और 20 जोड़ने के बाद तुरंत 40 उत्तर बताता है। तो यह तकनीक जो बच्चे ने अपनाई है वह अपघटन तथा 10 पूर्ण करके जोड़ने की तकनीकों को अपनाया है। अब देखिए अपघटन तकनीक में क्या होता है कि अपघटन तकनीक में संख्याओं को कई भागों में तोड़कर जोड़ा जाता है।
ठीक है। अपघटन तकनीक में संख्याओं को कई भागों में तोड़कर जोड़ा जाता है और अपघटन तकनीक में बच्चों को संख्याओं का ज्ञान और संख्याओं का स्थानीय मान की पूर्ण जानकारी होती है, इसलिए बच्चा तुरंत जोड़ देता है। तो क्वेश्चन था कि कक्षा 5th के बच्चे को जब 23 + 17 जोड़ने के लिए कहा जाता है तो वह तुरंत 40 उत्तर बताता है और वह पहले 17 + 3 20 यानी कि 17 + 3 20 जोड़ता है और फिर ये 20 का 20 बच जाता है और 20 प्लस करके 20 में 20 जोड़कर 40 उत्तर बताती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक का उपयोग बच्ची द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अपघटन तथा 10 पूर्ण करके जोड़ना। आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गतिक ज्यामितीय प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर लाभदायक होता है। तो देखिए, गतिक ज्यामितीय प्रक्रिया यानी कि सॉफ्टवेयर में ज्यामितीय आकृति को बनाने तथा आकृति के गुणों का अन्वेषण करने और आकृतियों को रूपांतरण करने के लिए किया जाता है। ठीक है, गणित ज्यामिति का प्रयोग जो किया जाता है वो आकृतियों को बनाने, आकृति के गुणों का अन्वेषण करने और आकृति को रूपांतरण करने के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन था हमारा कि गतिक ज्यामितीय प्रक्रिया सामग्री लाभदायक होती है। तो देखिए, ए आकृति के गुणों के अन्वेषण करने एवं अधिगम करने के लिए, ये ऑप्शन आपका सही है। बी आकृतियों के रूपांतरण करने के लिए, ये भी ऑप्शन आपका सही है, यानी कि ए और बी इसके ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्राथमिक कक्षाओं में गणितमाला का सर्वाधिक उपयुक्त उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में गणितमाला का सर्वाधिक उपयोग करने के लिए कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। ये दिया गया है कि गणितमाला में विभिन्न रंगों के मोतियों को पहचानने के लिए, ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ रंगों के मोतियों को नहीं पहचाना जा रहा है। बी अभाज्य संख्याओं का पता लगाने के लिए, यहाँ अभाज्य संख्याओं का भी पता नहीं लगाया जाए, तो ये भी ऑप्शन गलत है। सी संख्याओं को शब्दों में लिखने के लिए, ये भी संख्याओं में शब्दों को लिखने के लिए नहीं कहा गया, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। डी संप्लाव गिनती यानी कि स्पीक गिनती सीखने के लिए गणितमाला का जो प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, संप्लाव गिनती यानी कि स्पीक गिनती क्या होता है कि स्पीक काउंटिंग विधि में प्राथमिक कक्षाओं में गणितमाला का सबसे अच्छा उपयोग होता है और स्पीक काउंटिंग में बच्चे वस्तुओं को जल्दी से गिनने में मदद मिलती हैं, यानी कि स्पीक काउंटिंग में वस्तु को जो जल्दी से गिन सकते हैं। और स्पीक काउंटिंग में पिछली संख्याओं में हर बार एक संख्या जोड़कर संख्याओं को गिनने में प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें आपका है, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपका 2, ठीक है, फर्स्ट संख्या आपकी 2 है, तो 2 में आपका 2 ही प्लस कर दिया, 4 आ गया। ठीक है, इसके बाद इसमें फिर 2 प्लस कर दिया, 6 आ गया। ठीक है, इसमें फिर 2 प्लस कर दिया, +8 आ गया। इसमें फिर 2 प्लस कर दिया, आपका 10 आ गया। तो इस तरह की जो काउंटिंग होती है, यानी कि इस तरह की जो गिनती सिखाई जाती है, वो आपकी संप्लाव गिनती या स्पीक गिनती सीखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन था कि प्राथमिक कक्षाओं में गणित सम्मकमाला का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में कौन सा है? तो आपका आंसर डी हो जाएगा, संप्लाव गिनती स्पीक सीखने के लिए। देखिए, इसमें जो संख्याओं की एक सम्मकमाला बन जाती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, एक जो आपकी इसकी गणित सम्मकमाला बन जाती है, तो यही सही है, इसका आंसर होगा डी, आंसर आपका होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चा जो आकृतियों के अपने और विभिन्न आकृतियों के बीच दोनों गुणों के अंतर संबंध को स्थापित कर सकता है, वह वैन हेले की ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के किस स्तर पर है? देखिए, ये वैन हेले चिंतन का जो आपके सीटेट के हर एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है और ये मोस्ट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि वैन हेले ज्यामितीय चिंतन के 5 स्तर होते हैं। इसमें सबसे पहले आपका दृश्यकरण है। तो दृश्यकरण में बच्चे वस्तु को सिर्फ जानते हैं और उनकी आकृति और दिखावट को देखकर उस वस्तु को बता सकते हैं। ठीक है, जैसे आप समोसा को देखकर बच्चा बता सकता है कि यह त्रिभुजाकार का है, या रोटी को देखकर बता सकता है कि यह वृत्ताकार का है। ठीक है, तो ये आपका दृश्यकरण कहलाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका विश्लेषण। विश्लेषण में बच्चा आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर लेता है। ठीक है, विश्लेषण में बच्चा आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर लेता है। इसके बाद नंबर 3 पर आता है अनौपचारिक निगमन। अनौपचारिक निगमन में
ये आपका अनौपचारिक निगमन। अनौपचारिक निगमन में बच्चा आकृतियों के बीच में संबंध बनाना शुरू कर देता है। अनौपचारिक निगमन में बच्चा आकृतियों के बीच में संबंध बनाना शुरू कर देता है। इसके बाद आता है औपचारिक निगमन। औपचारिक निगमन में बच्चा जो आकृतियों के सूत्र को बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। औपचारिक निगमन में बच्चा आकृतियों के सूत्र को बनाने लगता है। इसके बाद ज्यामितीय चिंतन, यानी कि वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन का 5वां स्तर है, वो आपका दृढ़ता होती है। और इसमें बच्चा अपने ज्यामितीय चिंतन के खुद से वस्तुओं की व्याख्या करना शुरू कर देता है। तो ये आपके वैन हेले के 5 ज्यामितीय चिंतन है, स्तर हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया दृश्यकरण, नंबर 2 विश्लेषण, नंबर 3 अनौपचारिक निगमन, नंबर 4 औपचारिक निगमन और नंबर 5 दृढ़ता। ये आपके हैं। तो क्वेश्चन में था कि एक बच्चा जो आकृतियों के अपने विभिन्न आकृतियों के बीच दोनों गुणों के अंतर संबंध को स्थापित कर सकता है, वह वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के किस स्तर पर है। तो इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अनौपचारिक निगमन स्तर पर है। क्योंकि अनौपचारिक निगमन स्तर में बच्चा आकृतियों के बीच में संबंध बनाना शुरू कर देता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।